नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के स्टार्ट हैं। तो 4 जुलाई 2021 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। ये वही प्रश्न हैं जो आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2022 वाला ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2022 वाला कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा जो होती है ये फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। तो ये विश्व कप जो होगा फुटबॉल का विश्व कप है। किस नंबर का है? 22वें नंबर का है, 2022 में होगा। इसके पहले जो आपका एनटीपीसी के एग्जाम संपन्न हो चुके हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाला ये कहाँ पर होगा? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। ये पूछा जा चुका है और आज के पेपर में कतर वाला पूछा गया। तो एक और बचता है 2022 का एशियाई खेल। 2022 के एशियाई खेल जो हैं वो चीन के हुआंगजू में होंगे। ये भी आपको याद करके चलना है। किस नंबर का है? 19वें नंबर का है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। रिपीट और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे मिला है? तो 2019 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड बेन स्टोक को मिला है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने इंग्लैंड को विश्व कप जिताया था। तो आईसीसी जो है ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जो हर साल अवार्ड को वितरित करती है। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे मिला है? रोहित शर्मा को मिला है। इन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड पैट कमिंस को मिला है, बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो 2019 वाले ही अवार्ड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैसे 2020 के अवार्ड ही वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है तो ये 2020 वाले जो अवार्ड हैं ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ग्रुप डी के लिए याद रखना है तो 2020 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड विराट कोहली को मिला है। ये आप लोग आगे के लिए तैयार कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपको एनटीपीसी में 2019 वाला ही पूछेगा तो बेन स्टोक को सही कीजिएगा। कि तीसरे क्वेश्चन में आपसे यूआरएल का पूर्ण रूप पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिपीट होकर के आया है। 28 नंबर के एग्जाम में पूछा जा चुका था। यूआरएल देखिए फिर से आया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हर एक शिफ्ट में कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जा रहा है। तो आने वाली डेट में अगर आपके एग्जाम है तो कंप्यूटर के जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जैसे कि HTTP, HTML, URL, इस तरह के आप जितने भी कोड याद कर सकते हैं उनको याद करके चलिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 112 क्या कहता है? तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है जिसे हम लोग बजट शब्द के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है, हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए एक घटना घटित हुई थी 1733 में। 1733 में सबसे पहले ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को एक चमड़े के थैले के अंदर रख करके संसद पहुंचे थे। तो विपक्ष वालों ने इनका मजाक उड़ाया था। दी बजट ओपेंड, मतलब कि चमड़े का थैला खोला गया। जो बजट है ये बूजट से मिलकर के बना है। एक बूजट जो होता है फ्रेंच शब्द है, मतलब कि चमड़े का थैला होता है। तो वहीं से हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन बजट शब्द का उपयोग हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया था, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा लद्दाख है वहाँ पर है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ से क्वेश्चन आया था, tan x प्लस cot x बराबर 5 है तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इधर उधर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x cot x बराबर 1/25 बनेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए tan x और cot x जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो tan और cot एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2 और 2 इधर जाएगा तो 25 - 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 23। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके बाद एक डोवर जल संधि आपसे पूछी गई थी। डोवर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल आप जानते होंगे, इंग्लैंड के नीचे एक चैनल पड़ता है जो आप पढ़ते होंगे, इंग्लिश चैनल, तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, तो वही इंग्लिश चैनल है। उत्तरी सागर को जोड़ती जल संधि ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य में है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, आरबीआई एक्ट पूछा गया था, ठीक है। एक्ट पूछा गया था, कब आया था?
तो बहुत लोगों ने ऑप्शन को 1935 सही कर दिया, कुछ लोगों ने 1934 को सही किया है। तो आरबीआई एक्ट जो आया था 1934 में आया था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और ये राष्ट्रीयकृत कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। ये तीनों बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद करके चलिएगा। एक्ट आया था 1934 में, 1934 के तहत ही 1935 को आरबीआई बना था, और नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। एक क्वेश्चन देखिए फिर से मैथ से आया था। यदि दो संख्याएं जो 3 और 4 के रेशियो में हैं, इन संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है, मासा आपको 15 दे रखा है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। और आपको मालूम होता है जो मासा होता है हर एक संख्या के साथ में जुड़ा होता है। जैसे 3 हमने माना कोई संख्या 3 एक्स है और 4 एक्स है, तो डिवाइड करने पर एक्स एक्स कट गया होगा, तो एक्स जो होता है ये इसका मासा होता है। तो 15 गुणे 3 कर देंगे हम पहली संख्या के साथ में, और 15 गुणे 4 कर देंगे दूसरी संख्या के साथ में, बराबर कर देंगे मासा गुणते लासा के। मासा हमको 15 मालूम है, लासा हमको नहीं मालूम है, तो लासा हमको x मान लिया हमने। तो 15 गुणे 3 और 4 गुणे 15 बराबर कर दिया। 15 से 15 1 कट जाएगा, 1 15 गुणे 4 3 12 कर देंगे, तो 180 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम का आ जाएगा 180। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहर बांध किस राज्य में है? जवाहर बांध जो है ये चंबल नदी पर है, राजस्थान पर है। ठीक है, गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ये भी चंबल नदी पर है, याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो गुजरात में है, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। तीनों बांध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने तीनों आपके लिए नीचे लिख दिए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एक पूछा गया था, दो त्रिभुज हैं जिनका क्षेत्रफल आपको दिया गया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि समरूप हैं। यदि प्रथम त्रिभुज की ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो द्वितीय त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी। तो आप लोग ऐसे मान लीजिए, प्रथम त्रिभुज हमारा ABC है, द्वितीय आप मान सकते हैं PQR या फिर DEF मान सकते हैं। तो अगर पहले का 64 दे रखा, दूसरे का 121, और हाइट भी आप देख सकते हैं 16, और इसकी ज्ञात करनी हाइट। ठीक है, तो क्या करिए, ये फार्मूला होता है, आप सबसे पहले क्या करिए, इनका जो क्षेत्रफल है उनका रेशियो कर लीजिए, 64 और 121 का रेशियो कर लीजिए, और जो भी हाइट आपको दे रखी उसके स्क्वायर के बराबर होता है, H1/H2 कर लीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे। एक हाइट आपको दे रखी है तो उसकी जगह पर आप 16 रख लीजिए, और ये स्क्वायर जब हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट लगे तो 8 × 64 और 11 × 121 होता है, 8 दूनी 16 होता है और 11 दूनी 22। तो H2 की जो ऊंचाई आ जाएगी वो 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा से आपको लॉजिक याद रखना था कि स्क्वायर होता है हाइट के बराबर रेशियो होता है उसके क्षेत्रफल का। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को मैंने पिछले साल के पेपरों में कराया वो क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपसे SBI के अध्यक्ष पूछे गए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो दिनेश कुमार खारा, ये नए बने हैं, याद रखिएगा, दिनेश कुमार खारा SBI के अध्यक्ष हैं इस समय के। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से क्वेश्चन था, ये सीरीज आपको दे रखी थी इस प्रकार से, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना था कि क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 8 त्रिक 24 करेंगे और 3 घटा दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 त्रिक 24, 3 घटा देंगे तो 21 बन जाएगा। 6 पंचे 30 करेंगे और 5 घटा दीजिए बीच वाली संख्या को, तो 25 बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाला आपको वही करना है, 12 दूनी 24 करिए और 2 को घटा दीजिए बीच वाली को, तो आ जाएगा 22। तो इसका सही उत्तर होगा 22। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक सीरीज आपको दी थी 9, 19, 37, 75, 149, तो अगली आपको संख्या ज्ञात करनी थी। तो कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है? 9 दूनी 18 होता है, प्लस 1 करिए, 9 दूनी 18, 1 19 हुआ, 19 दूना 38, 38 से 1 कम हुआ, तो 1 पहले ज़्यादा करना है, 2 गुने से 1 ज़्यादा करना है आपको, और फिर 2 गुने से 1 माइनस कर देना। इस तरह सीरीज आपको आगे बढ़ानी है। तो 37 दूना 74 होता है, तो बढ़ा करके 1 75 कर दिया है। तो नेक्स्ट में 75 दूना 150 होता है, 1 घटा करके 149 कर दिया है। तो अगला जो बढ़ेगा 149 गुणे 2 प्लस 1, तो 299 जो आ जाएगा
इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही थी, आपको ध्यान रखना था। 16 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, यदि ए बी सी मिल करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी उस काम को मिल करके 48 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले आप क्षमता को निकाल लीजिए। ए बी सी का आपको दे रखा है कि 16 दिन में करते हैं और ए बी 48 दिन में करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो होता है ये टोटल कार्य होता है हमारा। तो अगर क्षमता की बात करेंगे, ए और बी सी की क्षमता निकल कर आएगी 3 और ए बी की क्षमता निकल कर आएगी 1। तो अगर ए बी सी की क्षमता 3 है, ए बी की क्षमता 1 है, तो सी की क्षमता कितनी होगी, 3 में से 1 घटा देंगे तो सी की क्षमता निकल आएगी 2। तो सी जो है एक दिन में 2 काम करता है और टोटल काम हमारा 48 है, तो 48/2 हम कर देंगे तो पूरा काम करेगा 24 दिन में। एक दिन की क्षमता भाई हमारी 2 है और टोटल काम 48 है, तो 24 दिन में सी पूरा काम को समाप्त कर लेगा। तो सही ऑप्शन जो भी सी वाला हो वो आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, स्वीडन की राजधानी। तो स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए फिर से आपके एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि ओ को 20 मान लिया जाता है, ओ को 20 मान लीजिए, LIT को 46 मान लिया जाता है, तो PIG को आप क्या मानेंगे। ठीक है, तो ओ हमारा जो होता है इसकी प्लेस वैल्यू जो होती है 15वें स्थान पर होता है अल्फ़ाबेट सीरीज में। तो 15 में 5 जोड़ दिया गया है तब जाकर के 20 बना है। वैसे देखिए L का स्थान होता है 12, I का स्थान होता है 9, T का स्थान होता है 20, तो इनको जोड़ेंगे तो बनेगा 41, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 46, तो मतलब 5 ऐड किया गया तब जाकर के 46 बना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको PIG में करना है। P का स्थान होता है 16, I का 9 और G का 7, इन सबको जोड़ेंगे तो 32 आएगा और 32 में आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। जैसे सीरीज आगे बढ़े तो 37 वाले ऑप्शन को आपको टिक करना था। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, दूध का पीएच वैल्यू आपसे पूछी गई थी। दूध का पीएच मान जो भी आपके ऑप्शन में 6.5 रहा हो, 6.6 रहा हो, इस प्रकार से जो भी ऑप्शन के इसके करीब रहा हो, 6.5 से 6.7 तक होता है दूध का पीएच मान। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाला पहला लिंक जो है आपके डिस्कशन के लिए बनाया गया है, वहां से आप लोग इसकी PDF ले लीजिएगा। अटल सुरंग की लंबाई, अटल सुरंग की लंबाई आपसे पूछी गई थी। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था, फिर उसका नाम चेंज करके अटल सुरंग कर दिया गया। लेह को मनाली से जोड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं से क्वेश्चन पूछा गया था, cos -90 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो आपको मालूम होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होंगे तो cos -थीटा जो होता है cos थीटा के बराबर होता है। वही मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है ताकि आप PDF जब देखें तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट बातें हों। यहाँ पर तो मैं आपको वीडियो करके बता दे रहा हूँ, लेकिन PDF से भी आप बात को समझ जाएं। तो cos 90 की डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी थी, कोई भी उत्तर माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, cos 90 होता है 0, तो इसका आंसर 0 होगा। अगर यहीं पर sin 90 की वैल्यू आपसे पूछता -90, तब ये माइनस का यहाँ पर साइन आ जाता, लेकिन cos के केस में ऐसा होता है कि cos में -थीटा जो होता है वो थीटा बन जाता है। कि 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो जब मैंने आपको पहला वाला बताया था, इसके पहले पहला ही पूछा जा चुका है। तो 1974 में राजस्थान के पोखरण में पहला हुआ था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 1998 में राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। यह भी आपको याद रखना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उसका ऑपरेशन का नाम पूछा गया था, तो पहले वाले ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस तरह से आपके ऑप्शन में थे। आप लोग बताइएगा, कुछ लोग को पेपर याद रहता है, पूरा पेपर आप लोग को याद नहीं हो पाता। जितना आप लोग बताने का प्रयास करते हैं वैसे आपको PDF लेकर के चले आते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था जावा कैसी भाषा है। तो जावा जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, हेपेटाइटिस बी किससे होता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, फफूंद। तो वहाँ पर आपको सही करना था, वायरस से होता है। ठीक है, यकृत में होता है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इस बार नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ये मैंने आपको बताया था। 25 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। कब बना था, 1958 में बना था।
इसके अध्यक्ष भी कुछ लोग कह रहे थे, पूछा गया था। जी सतीश रेड्डी जो हैं वो DRDO के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। तो ये 25 क्वेश्चन हमें मिल पाए। ये प्रथम शिफ्ट का पेपर था, याद रखिएगा, प्रथम शिफ्ट का पेपर था। और आप लोगों ने हमारे पास क्वेश्चन पेपर भेजे हैं। तो एक नंबर है हमारा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, 8795 341362। अगर आपको और भी पेपर याद आते हो, जो लोग पेपर देकर आए हो या नेक्स्ट डेट में देने जा रहे हो, तो इस नंबर पे आप लोग एक पेपर लीजिएगा, उसके ऊपर डेट डालिएगा, शिफ्ट डाल दीजिएगा कि इस शिफ्ट का पेपर आप हमारे पास भेज रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। कॉल मत करिएगा, टेस्ट के ऊपर मैसेज लिखकर आप लोग भेज सकते हैं। और कुछ लोग देखिए ढेर सारे मैसेज में ये आते हैं कि सर लिंक दे दीजिए टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, देने की जरूरत नहीं है, हम किस किस को लिंक भेजेंगे। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। उसमें इसकी PDF जो है, पुरानी PDF मिल जाएंगी। 28, 29, 30 तारीख को आपका पेपर संपन्न हुआ था, फिर 4 दिन का गैप था, आज आपका पेपर संपन्न हुआ है। तो जितनी PDF हैं टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा और डिस्कस कीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन है। इसलिए आपके डिस्कशन का ग्रुप बनाया गया है, RRB NTPC 2021 के डिस्कशन नाम से ग्रुप है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो आपको क्वेश्चन याद हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।